66 अगला स्तर। वह चूहा पूरी कोशिश कर रहा था कि उसका मालिक रुद्र की तरह क्रूर ना हो जाए, पर अभिराज ने चूहे के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपनी स्पेस रिंग के अंदर से स्पिरिचुअल स्टोन का ढेर बाहर निकाल कर रख दिया। अभिराज ने चूहे के ऊपर दबाव दिया, जिस वजह से उस चूहे को ना चाहते हुए भी काम करना पड़ा। लगभग आधे घंटे बाद धरती के नीचे सुरंग का जाल बन चुका था, जो धीरे धीरे रुद्र की फॉर्मेशन का आकार ले रही थी। जब चूहा 100वां स्पिरिचुअल स्टोन लेने के लिए बाहर आया, उसकी हालत हाफते हुए कुत्ते की तरह हो गई थी, पर उन दोनों पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अभिराज और रुद्र ऐसे खड़े थे जैसे कि वह अपने किसी नौकर को खेत में काम करते हुए देख रहे हैं। एक दिन के अंदर उस चूहे ने 500 से भी ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन को उनकी जगह पर रख दिया था, पर अब तक उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। प्रिया को उस चूहे पर दया आ गई और उसने अभिराज से चुपके उस चूहे को पानी की कुछ बूंद पिलाई। प्रिया उस चूहे के लिए इतना ही कर सकती थी। इस वक्त उस चूहे के लिए प्रिया देवी के समान थी और उसे अपने ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने निर्दय और क्रूर मास्टर को चुना है। पूरे 2 दिन खत्म होने के बाद वह चूहा गड्ढे के अंदर से बाहर आया और अब तक उसने सभी स्पिरिचुअल स्टोन को उनकी जगह पर रख दिया था। उस चूहे की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और वह पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा कमजोर था। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था वह किसी भी पल मर सकता है। प्रिया ने उस चूहे को गले से लगा लिया और उसे बहुत ज्यादा राहत मिली। रुद्र अभिराज के पास गया और बोला, मैंने कहा था ये कर लेगा और देखो इसने वक्त से पहले ही काम को पूरा कर लिया। हाँ तुम सही थे, पर मुझे नहीं लगता वह कभी मुझे अपना मलिक मानेगा। अभिराज ने उस चूहे की ओर देखते हुए कहा, जो इस वक्त प्रिया की गोद में था। तुम चिंता मत करो, वैसे भी वह चूहा पहले स्तर का जानवर है। अगर वह इतना काम करने के बाद मर जाता फिर वह पहला स्तर का जानवर कहलने के बिल्कुल भी लायक नहीं होता। रुद्र ने बिना किसी भाव के कहा। इतना कहने के बाद रुद्र नदी के पास आ गया और उसने नदी के पास एक और फॉर्मेशन बनाई। उस फॉर्मेशन के चारों तरफ स्पिरिचुअल स्टोन रखने के बाद रुद्र नीचे बैठ गया और जमीन पर हाथ रखते हुए उस फॉर्मेशन को चालू किया। रुद्र ने इस वक्त जिस फॉर्मेशन को बनाया था वह फॉर्मेशन धरती के अंदर बनी फॉर्मेशन को नियंत्रित करने का जरिया था। उस फॉर्मेशन को चालू करते ही धरती के अंदर बनी फॉर्मेशन का सारा नियंत्रण रुद्र के पास आ गया। अब रुद्र जब चाहे उस फॉर्मेशन को चालू कर सकता था। वहीं रुद्र से कोसों दूर मेहरा परिवार के श्रेष्ठ को भी धरती के अंदर कंपन महसूस हुई, जिसे महसूस करके उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने अपने आसपास देखा, पर जब उन्हें कुछ अजीब नहीं लगा वे दोबारा से अपनी जगह पर बैठ गए। इधर रुद्र के चेहरे पर कुटिल मुस्कुराहट थी। पूरी फॉर्मेशन को अपने नियंत्रित में करने के बाद रुद्र के चेहरे पर अलग तेज था। उसने नदी की ओर देखा और फिर अपने आप से कहा, बहुत जल्द उस श्रेष्ठ को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। 8 दिन बाद अभिराज पत्थर के ऊपर बैठा हुआ अपने मन को बदलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में वह बहुत ज्यादा बोर हो गया था। वह अपने आप को व्यस्त करने की कोशिश कर रहा था, पर सुनहरी रेत के चक्कर में वह अपनी तलवारबाजी का अभ्यास नहीं कर पा रहा था। जब भी वह तलवारबाजी का अभ्यास करने या ध्यान में बैठता था, विचलित मन के कारण वह किसी भी जगह पर ज्ञान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। अभिराज की नजर प्रिया पर गई, जो कुछ दिनों से उस चूहे के साथ खेल रही थी। प्रिया को देखने से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसे सुनहरी रेत की चिंता है। प्रिया पूरी दुनिया से अलग अपने जानवर के साथ खेलने में व्यस्त थी। हालांकि वह चूहा अभिराज का था, पर अभिराज ने उस चूहे के साथ जो किया था उस दिन के बाद वह चूहा दोबारा अभिराज के पास नहीं आया। अभिराज ने उस चूहे को देखा और अपने पास बुलाने की कोशिश की, जहां उस चूहे ने अभिराज का मजाक बनाते हुए आंख मार दी। अभिराज को उस चूहे पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, पर उसने रुद्र की ओर अपना सारा ध्यान केंद्रित कर दिया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से रुद्र बहुत ज्यादा शांत था और वह पूरे 8 दिनों से ध्यान के अंदर बैठा हुआ था। अभिराज की नजरों में रुद्र रहस्यमयी लड़का था। जितना ज्यादा वक्त अभिराज रुद्र के साथ बिता रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि रुद्र कितना ज्यादा प्रतिभाशाली युवा है। ऐसे युवा सिर्फ राजसी परिवार के अंदर मिलते हैं और कभी कभी अभिराज को रुद्र की प्रतिभा राजसी परिवार से ऊपर राज परिवार की युवा जितनी लगती है। हालांकि रुद्र ने उनसे कहा कि वह निचले स्तर वाले परिवार से आता है, पर अभिराज को रुद्र पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। अभिराज को ऐसा लग रहा था कि रुद्र उससे अपने परिवार के बारे में छुपा रहा है। अभिराज ने रुद्र को देखा, जो अपनी आंखें बंद करके ध्यान में बैठा हुआ था। तभी रुद्र की आभा में परिवर्तन हुआ, जिसे देखकर अभिराज की आंखें चौड़ी हो गई, क्योंकि रुद्र अगले स्तर पर पहुंच गया था। अब रुद्र दूसरे सितारे के 6ठे स्तर पर था। अभिराज हैरान इसलिए नहीं था कि रुद्र अगले स्तर पर पहुंच गया, बल्कि वह जानता था रुद्र जैसे प्रतिभाशाली युवा के लिए अगले स्तर पर पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। पर एक ऐसे वातावरण में जिस जगह पर ध्यान लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर फिर भी रुद्र अगले स्तर पर पहुंच गया। अगले स्तर पर पहुंचना इतना ज्यादा आसान नहीं होता। किसी मार्शल आर्टिस्ट को अगले स्तर पर पहुंचने के लिए शांत जगह पर बैठकर ध्यान लगाना पड़ता है, पर रुद्र ऐसी जगह पर बैठा था जिस जगह चारों तरफ शोर था। 67 अभिराज का प्रस्ताव।
रुद्र को दूसरे सितारे के 5वें स्तर से 6ठे स्तर पर देखकर अभिराज हैरान था। रुद्र किसी मास्टर की तरह ध्यान के अंदर बैठा हुआ था जिसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। अभिराज के पास भी ऐसी मानसिक स्थिति नहीं थी जो वह चिंता के माहौल में बैठकर अगले स्तर पर पहुंच सके। अभिराज ने रुद्र की तुलना अपने आप से करते हुए कहा, मैं पूरे सेन परिवार का युवा मास्टर हूं और सभी लोग मुझे बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली मानते हैं, यहाँ तक कि पूरे सेन परिवार में मेरे जितना काबिल कोई भी नहीं है। पर जिस दिन से मैं रुद्र के साथ मिला हूं मेरा पूरा नजरिया बदल गया। मुझे नहीं लगता मैं कभी इसके जितना काबिल बन पाऊं। पूरे राजश्री परिवार में भी इसका जैसा युवा ढूंढना नामुमकिन है। अगले स्तर पर पहुंचने के बाद भी रुद्र ने अपनी आंखें नहीं खोली थी, बल्कि वह किसी मूर्ति की तरह ध्यान के अंदर बैठा हुआ था और धीरे धीरे 7वें स्तर पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। दिन बीत रहे थे और हर दिन बीतने के साथ अभिराज उस जगह से पूरी तरह ऊब गया था। हर दिन की तरह रुद्र ध्यान के अंदर बैठा हुआ था और प्रिया पथरीले चूहे के साथ खेल रही थी। उस चूहे ने अभिराज के साथ पूरी तरह मुंह फेर लिया था। वह इस बात को भी भूल गया था कि अभिराज उसका मास्टर है। अगर अभिराज को पता होता वह इतना ज्यादा उब जाएगा, वह कभी उस चूहे को नहीं जाने देता। इस वक्त अभिराज को ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे किसी अकेले कमरे में बंद कर दिया हो। अब तक उन तीनों को माली पर्वत पर 1 महीने से भी ज्यादा हो गया था और आज पूरा माली पर्वत कांप गया। रुद्र ने अपनी आंख खोली और तुरंत खड़ा हो गया। प्रिया भी सतर्क हो गई और उसने अभिराज और रुद्र की ओर देखा। उनके चेहरे पर अड़ा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि हल्की मुस्कुराहट थी और उन्हें देखने से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उन्हें किसी बात का डर है। बिल्कुल इसके विपरीत वे दोनों उत्साहित थे। वही मेहरा परिवार का वह श्रेष्ठ भी जो पिछले कुछ महीनों से तालाब के पास बैठा हुआ था, उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई और वह जोर जोर से हंसने लगा। उसने 10 मीटर ऊपर उड़ने के बाद चिल्लाते हुए कहा, हा हा हा, मैं इस दिन का 4 महीनों से इंतजार कर रहा था। इतना कहने के बाद वह श्रेष्ठ चिल्लाया, जल्दी करो, बहुत जल्द सुनहरी रेत बाहर आती होगी। सभी लोग सुनहरी रेत को इकट्ठा करने के लिए अपने अपने जाल तालाब के अंदर फेंक दो। जब कोई मार्शल आर्टिस्ट 4th सितारे पर पहुंच जाता है वह उड़ भी सकता है और मेहरा परिवार का वह श्रेष्ठ 4th सितारे पर है, जिस वजह से वह आसमान के अंदर उड़ रहा है। श्रेष्ठ की बात सुनकर उस जगह पर मौजूद 10 से भी ज्यादा लोग अपने अपने जाल को बाहर निकाल लेते हैं और समय को बर्बाद न करते हुए उन जाल को तालाब के अंदर फेंक देते हैं। वह जाल दिखने में नॉर्मल थे, पर उन जाल को सुनहरी रेत इकट्ठा करने के लिए खास तौर से बनाया था। इधर रुद्र बड़े से गड्ढे के पास खड़ा था जो 2 मीटर बड़ा था। रुद्र बोला, क्या तुम्हारा जाल तैयार है? हाँ 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 बिल्कुल। तुम भी कैसी बात कर रहे हो, मैं इस जगह पर पूरी तैयारी करके आया हूँ। इतना कहने के बाद अभिराज ने अपना जाल बाहर निकाला और उस गड्ढे के अंदर फेंक दिया। रुद्र ने भी अपनी स्पेस रिंग के अंदर से जाल बाहर निकाला और उस गड्ढे के अंदर फेंक दिया। अब तुम क्या करने वाले हो? अभिराज ने रुद्र को संदेश से देखते हुए कहा। अभिराज की बात सुनकर रुद्र के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई और वह अपनी फॉर्मेशन के बीच में जाकर खड़ा हो गया। रुद्र ने अपने एक हाथ को जमीन पर रख लिया और उस फॉर्मेशन को नियंत्रित करने लगा। कुछ सेकंड बाद जमीन के अंदर रखे 3821 स्पिरिचुअल स्टोन चमकने लगे। रुद्र से कोसों दूर श्रेष्ठ को भी कुछ एहसास हुआ, पर इस वक्त उनके पास इस बारे में सोचने का बिल्कुल भी वक्त नहीं था। उनकी नज़र तालाब के बीच में थी और वे बेसब्री से सुनहरी रेत का इंतजार कर रहे थे। तभी तालाब का पानी उस जगह से धीरे धीरे गायब होने लगा और कुछ सेकंड के अंदर वह तालाब आधे से भी ज्यादा खाली हो गया। उस जगह पर मौजूद सभी लोग चौंक गए, क्योंकि उनके हिसाब से सुनहरी रेत तालाब के ऊपर तैरती हुई दिखाई देनी चाहिए थी, पर यहाँ पर सब गड़बड़ हो रहा था। अगर कोई सबसे ज्यादा हैरान था वह मेहरा परिवार का श्रेष्ठ था। उसने आसमान के अंदर ऊंची उड़ान भरी और चारों तरफ देखने लगा, फिर एक दिशा की और तेजी से जाने के बाद गुस्से में कहा, मैं आ रहा हूं, तुझे क्या लगता है तू मेरी नाक के नीचे से मेरी रेत लेकर चला जाएगा? इधर रुद्र उस गड्ढे के सामने आ गया था और अब उस गड्ढे में पानी की जगह सूर्य की तरह चमकती हुई सुनहरी रेत थी। अभिराज उस रेत को देखकर पागल सा हो गया और उसने रुद्र की प्रशंसा करते हुए कहा, भाई रुद्र, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। पर अगले ही पल अभिराज शांत हो गया और बोला, वैसे तुमने ये सब कैसे किया? मैंने कुछ नहीं किया, बस इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए नदी की दिशा को बदल दिया, जिस वजह से सुनहरी रेत हमारे पास आ गई। रुद्र ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। वही रुद्र की बात सुनकर अभिराज गंभीर था। जहां तक वह जानता था उसके हिसाब से नदी की दिशा को सिर्फ 6ठे स्तर की फॉर्मेशन ही बदल सकती है, वरना पानी के बहाव को अलग दिशा में बहाना आम बात नहीं है। पर रुद्र ने ऐसा कर दिया, वह भी पहले स्तर की फॉर्मेशन के साथ। अभिराज ने रुद्र की काबिलियत के बारे में ध्यान से सोच और उसे यकीन होने लगा कि सच में कौशिक परिवार ने रुद्र के साथ सौदा किया होगा। अभिराज बोला, रुद्र, मुझे तुमसे कुछ कहना है, क्या तुम हमारे परिवार के साथ जुड़ना चाहते हो?
प्रिया चौंक गई, उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, पर जब उसने अभिराज के भाव देखे उसे पूरा यकीन हो गया। अभिराज रुद्र को अपने सेन परिवार के अंदर शामिल करना चाहता था। सेन परिवार कोई आम परिवार नहीं था, बल्कि राजसी परिवार था जिसके अंदर शामिल होने के लिए हर मार्शल आर्टिस्ट सपना देखता था, पर बहुत ही कम लोग ऐसे थे जिनकी काबिलियत राजसी परिवार के अंदर शामिल होने की थी। कौशिक परिवार ने भी मुझे यही प्रस्ताव दिया था, पर मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे अपने परिवार को बड़ा बनाना है, इसलिए उन्होंने मेरे साथ सौदा किया ताकि वक्त आने पर मैं उनकी मदद कर सकूं। रुद्र ने शांत पर सर्द आवाज में कहा। जहां रुद्र की बात सुनकर प्रिया को अपने पैर कांपते महसूस हुए, क्योंकि रुद्र साथ राजसी परिवार में से दो परिवार के अंदर सम्मिलित होने से मना कर चुका था। अगर आपस में दो परिवार सौदा कर लेते हैं, वे कभी आगे चलकर आपस में दुश्मन नहीं बन सकते। अगर सौदा ज्यादा गहरा है, वक्त आने पर दोनों परिवार एक दूसरे की मदद करेंगे, और ऐसा ही सौदा साथ राजसी परिवार के बीच में है। वे लोग चाहकर भी आपस में युद्ध नहीं कर सकते। हालांकि दो तीन राजसी परिवार ऐसे हैं जिनकी कुछ राजसी परिवार से नहीं जमती, पर वे लोग खुलेआम युद्ध नहीं कर सकते, वरना सम्राट खुद उन दोनों को रोकने के लिए आ जाएगा, जिस वजह से आज तक किसी भी राजसी परिवार में युद्ध नहीं हुआ। हालांकि सम्राट के नाक नीचे वे लोग एक दूसरे से लड़के रहते हैं। 68 बंटवारा। प्रिया को रुद्र पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, और वह करे भी कैसे। रुद्र का कहना था सात राजश्री परिवार में से कौशिक परिवार ने खुद रुद्र को उनके परिवार में सम्मिलित होने का प्रस्ताव दिया, पर रुद्र ने उसे प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि उसे अपने परिवार को बड़ा करना था, जो वह सात राजश्री परिवार के साथ मिलकर नहीं कर सकता। प्रिया बोली, बस भी करो, तुम कितना झूठ बोलोगे। पर उन दोनों का ध्यान प्रिया पर बिल्कुल भी नहीं था। रुद्र के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी और वही अभिराज का चेहरा गंभीर था। अभिराज ने रुद्र की आंखों में देखते हुए कहा, ठीक है, मेरा परिवार तुम्हारे साथ सौदा करने के लिए तैयार है। यहां से जाने के बाद मैं तुम्हारे पास समझौता पत्र भेजूंगा। अभिराज कुछ सेकंड रुका और फिर आगे बोला, वैसे मुझे इस पत्र को कहां पर भेजना है? मैंने तुम्हें बताया था मैं वर्मा परिवार का सलाहकार हूं जो लोटा सिटी के अंदर रहती है। तुम्हें उसे पत्र को लोटा सिटी के अंदर भेजना है, रुद्र ने हौकी मुस्कुराहट के साथ कहा। रुद्र की बात सुनकर अभिराज ने सर हिलाया, पर अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया। अभिराज बोला, और हाँ, मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है। ये सौदा सिर्फ तुम्हारे साथ होगा। अगर तुमने वर्मा परिवार को छोड़ दिया, इससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। हाँ हाँ हाँ, तुम सभी राजश्री परिवार वाले एक जैसे हो। कौशिक परिवार ने भी सौदा करने से पहले मुझसे यही बात कही थी, रुद्र ने कहा। वहीं उन दोनों को देखकर प्रिया हैरान थी, उससे वे दोनों किसी पागल से कम नहीं लग रहे थे। अभिराज ने खड़े खड़े सौदा कर लिया था, वो भी नौजवान लड़के से। अभी थोड़ी देर पहले वो रुद्र पर शक कर रहा था, पर अगले ही पल उसका बर्ताव बदल गया और उसने रुद्र के साथ सौदा करने का फैसला लिया। रुद्र की नजर सुनहरी रेत पर गई, जिसे देखकर रुद्र बोल, जाल बाहर निकालो। इतनी जल्दी? अभी तक जाल ने सारी रेत इकट्ठा नहीं की। अभिराज ने रुद्र से कहा, जल्दी करो, इस जाल को बाहर निकालो, वरना इस रेत का फायदा उठाने के लिए हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे। इस रेत की रक्षा करने के लिए मेहरा परिवार ने चौथे सितारे का मार्शल आर्टिस्ट छोड़ा है, और वह किसी भी पल हम लोगों को ढूंढ सकता है। मेरे हिसाब से उसे हम लोगों तक पहुंचने में 1 घंटे का समय लगेगा। रुद्र की बात सुनकर अभिराज को ठंडे पसीने आने लगे। उसने जल्दी जाल को बाहर निकाल लिया। अब उन तीनों के सामने सुनहरी रेत का ढेर था। जहां कुछ समय पहले अभिराज एक पोटली रेत चुराने के बारे में सोच रहा था, वहीं अब उसके सामने उसे रेत का पूरा ढेर था। पर फिलहाल खुशी मनाने का वक्त नहीं था, क्योंकि वक्त बीतने के साथ उनकी जान पर खतरा बढ़ता जा रहा था। अभिराज बोला, आगे क्या करना है? रुद्र का चेहरा गंभीर था और वह कुछ सोच रहा था। जब प्रिया ने रुद्र को माली पर्वत के दूसरे स्तर की ओर देखते हुए देखा तो उसने कहा, क्या हम दूसरे स्तर में जाने वाले हैं? नहीं, हम तीसरे स्तर में जाने वाले हैं। रुद्र की बात सुनकर दोनों चौंक गए। क्या ये पागल है? दोनों ने एक साथ कहा। रुद्र उन दोनों को माली पर्वत के तीसरे स्तर में जाने के लिए कह रहा था, जिस जगह पर जाना आत्महत्या करने के बराबर है। अभिराज को दूसरे स्तर के अंदर जाने में डर लग रहा था, पर रुद्र बेवकूफ तीसरे स्तर के अंदर जाने की बात कर रहा था। जहां तीसरे स्तर पर जाने के बारे में सोचकर वे दोनों डर रहे थे, वहीं रुद्र कुछ सोचकर खुश हो रहा था। उसने अपने आप से कहा, इन बेवकूफों को नहीं पता मैं यहाँ पर आया ही तीसरे स्तर पर जाने के लिए था। रुद्र माली पर्वत पर इसलिए आया था ताकि वह तीसरे स्तर पर जा सके, क्योंकि उसे ऐसे फिनिक्स की तलाश थी जिसकी खासियत बिजली हो, और जहां तक रुद्र का अंदाजा था ऐसे जानवर तीसरे स्तर पर ही मिलते हैं। रुद्र बोला, पहले हम अपने हिस्से की रेत बांट लेते हैं, फिर यहां से जाने के बारे में सोचेंगे। रुद्र की बात सुनकर उनकी नजर सुनहरी रेत पर गई, जिसे देखकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने रुद्र के भाव को देखा और फिर उनकी चिंता दूर हो गई, क्योंकि रुद्र किसी बात की चिंता नहीं कर रहा था। उन्होंने भी चिंता करनी छोड़ दी, क्योंकि रुद्र के पास कोई योजना जरूर होगी जिससे वह मुसीबत से निकल पाएंगे।
कुछ देर बाद अभिराज ने उसे रेत के 3 हिस्से कर लिए। हर हिस्से में एक बाल्टी जितनी रेत थी। अपने हिस्से की रेत देखकर अभिराज के चेहरे पर खुशी का ठिकाना नहीं था। जहां पथरीले चूहे द्वारा वे लोग मुट्ठी भर रेत चुराने के बारे में सोच रहे थे, वहीं अब उनके सामने बाल्टी जितनी रेत थी। अभिराज ने अपने हिस्से की रेत को छुआ और फिर अपने आप से कहा, अब मैं जितनी चाहूं उतनी रेत इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर देखा जाए सुनहरी रेत के बहुत सारे काम हैं। सुनहरी रेत को ताकत बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, सुनहरी रेत को हथियार बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और किसी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते वक्त भी सुनहरी रेत का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस सुनहरी रेत की कीमत इतनी ज्यादा थी, मुट्ठी भर रेत का इस्तेमाल करके 5वें स्तर का हथियार बनाया जा सकता था, या फिर हम कह सकते हैं इस रेत की कीमत लगाना नामुमकिन है। रुद्र ने अपने हिस्से की रेत को स्पेस रिंग के अंदर रख लिया और उन दोनों से कहा, मैंने अपने हिस्से की रेत रख ली, तुम भी अपने अपने हिस्से की रेत ले सकते हो। रुद्र की बात सुनकर अभिराज बोला, तुम और भी ले सकते हो, ये रेत मेरे लिए बहुत ज्यादा है। रुद्र ने और रेत लेने से मना कर दिया और उन दोनों को देखने लगा। रुद्र ने अपने आप से कहा, यह इतनी कम रेत को देखकर इतना ज्यादा खुश हो रहा है। रुद्र के भाव पढ़ने नामुमकिन थे, किसी में इतनी क्षमता नहीं थी कि वह बता सके कि रुद्र के मन में क्या चल रहा है। वही अभिराज खुली किताब की तरह था और प्रिया साफ दिल की और बहुत ज्यादा भोली भाली थी। प्रिया उसे रेत को लेकर भी खुश नहीं थी, वह इस रेत को लेने से बेहतर लोट सिटी छोड़कर बाहर जाना पसंद करेगी। सबको अपना अपना हिस्सा मिलने के बाद अभिराज बोला, बताओ अब तुम्हारी क्या योजना है। 69 कपटी शैतान। सुनहरी रेत बांटने के बाद अब उन तीनों के पास सबसे बड़ा सवाल था, मेहरा परिवार के श्रेष्ठ से कैसे बचा जाए। अभिराज को पूरा यकीन था कि रुद्र के पास कोई योजना जरूर होगी, इसलिए उसने रुद्र से पूछा, आगे क्या करना है। अभिराज की बात सुनकर रुद्र ने कांच की शीशी बाहर निकाल ली जिसके अंदर 3 गोली पड़ी हुई थी। रुद्र बोला, ये पहले स्तर की आभा छुपाने वाली गोलियां हैं जिनका असर 1 दिन के लिए रहता है, इनकी मदद से हम दूसरे स्तर को आराम से पार कर लेंगे। अभिराज चौंक गया और बोला, क्या ऐसी गोलियां भी होती है। माली पर्वत बहुत ज्यादा रहस्यमय था और बेशक माली पर्वत खजाने से भरपूर था। बहुत से मार्शल आर्टिस्ट ऐसे थे जो माली पर्वत पर मौजूद खजाने की खोज करना चाहते थे, पर माली पर्वत पर मौजूद खतरनाक आध्यात्मिक जानवर उन मार्शल आर्टिस्ट की आभा महसूस करके उन्हें मार डालते थे, जिस वजह से उन मार्शल आर्टिस्ट के लिए खजाना ढूंढ पाना नामुमकिन था। पर अगर उन्हें रुद्र की गोली के बारे में पता लग गया, वे लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि रुद्र के पास जो गोलियां थी वह किसी भी मार्शल आर्टिस्ट की आभा छुपाने में सक्षम थी, जिस वजह से कोई भी आध्यात्मिक जानवर जब तक उस मार्शल आर्टिस्ट को अपनी आंखों से ना देख ले, वह उसका पता नहीं लगा पाएगा। अभिराज ने रुद्र को देखा और फिर कहा, जहां तक मैं जानता हूं पूरे महाद्वीप पर ऐसी कोई भी गोली नहीं है जो किसी की आभा छुपाने में कारगर हो, तुम्हारे पास ये गोलियां कहां से आई। अभिराज की बात सुनकर प्रिया चौंक गई और उसने एकाएक रुद्र को देखा, जहां रुद्र के चेहरे पर किसी भी तरह के भाव नहीं थे, बल्कि वह अपनी जगह पर स्थिर खड़ा था। कुछ सेकंड रुकने के बाद रुद्र बोला, अरे क्या हुआ, तुम्हें इतना ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है, मुझे ये गोलियां कहीं से नहीं मिली, बल्कि यह गोलियां मैंने खुद बनाई है। क्या इसका मतलब तुम वेद भी हो। अभिराज चिल्लाया। अब उसे समझ में आ रहा था कि क्यों कौशिक परिवार ने वर्मा परिवार के साथ सौदा किया है। इस वक्त उसके सामने शैतान खड़ा था जो दूसरे सितारे पर होकर तीसरे सितारे वाले मार्शल आर्टिस्ट को हरा सकता है, और वो फॉर्मेशन मास्टर के साथ साथ वेद भी है। अभिराज रुद्र को राजसी परिवार में मौजूद प्रतिभाशाली युवा की तरह समझता था, पर वह कहाँ जानता था रुद्र जैसा युवा राजसी परिवार में तो क्या पूरे राजगिरी महाद्वीप पर भी नहीं मिलेगा। अभिराज ने सोच लिया, वह कभी अपने आप को प्रतिभाशाली नहीं कहेगा, और तब तो बिल्कुल भी नहीं जब रुद्र उसके सामने खड़ा हो। अभिराज ने रुद्र के हाथ से एक गोली उठा ली और उसे निगलने के बाद दूसरे स्तर की ओर जाने लगा। रुद्र और प्रिया अभिराज के ऐसे बर्ताव से चौंक गए और उन दोनों ने एक साथ कहा, इसे क्या हो गया। वे नहीं जानते थे कि कुछ ही सेकंड के अंदर अभिराज का सारा घमंड चकनाचूर हो गया। जहां वह अपने आप को 7वें आसमान पर समझता था, वहीं वह रुद्र की प्रतिभा देखकर धरती पर गिर गया। 1.5 घंटे बाद उस जगह पर एक आदमी उतरा। यह आदमी और कोई नहीं बल्कि मेरा परिवार के 12वें श्रेष्ठ में से एक था। हालांकि 12 श्रेष्ठ में से 2 श्रेष्ठ को रुद्र ने मार दिया था। उस श्रेष्ठ ने आसपास का निरीक्षण किया और फिर उस गड्ढे के सामने आकर रुक गया, जिस गड्ढे के अंदर से रुद्र ने सुनहरी रेत को बाहर निकाला था। उसने मिट्टी के साथ सुनहरी रेत के कुछ कण को देखा और फिर गुस्से में अपने आप से कहा, बस एक बार मेरे हाथ लग जा, मैं तुम्हें बद से बदतर मौत दूंगा। उस श्रेष्ठ ने गहरी सांस ली और फिर अपने आसपास देखने लगा। वह श्रेष्ठ पहले से ज्यादा शांत था और उसकी आंखों में अलग ठंडक थी। कुछ देर सोचने के बाद वह बोला, अगर वे पहले स्तर से भागने की कोशिश करेंगे उनका पकड़ा जाना तय है, इसलिए वे ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। इतना सोचने के बाद उस श्रेष्ठ के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई और वह तेजी से दूसरे स्तर की ओर जाने लगा।
उस श्रेष्ठ से 150 किलोमीटर दूर रुद्र, अभिराज और प्रिया के साथ तेजी से तीसरे स्तर की ओर बढ़ रहा था। तभी पीछे से उड़ते हुए कौवे को देखकर रुद्र रुक गया और फिर अगले ही पल बोला, क्या ऐसे कैसे हो सकता है, वो हमारा पीछा कर रहा है क्या? प्रिया चिंता में बोली, इसका मतलब वे हमें पकड़ लेंगे। मैं नहीं जानता, मेरी योजना के हिसाब से उन्हें हमारे बारे में कम से कम 3 घंटे बाद पता चलना चाहिए था। रुद्र ने आह भरते हुए कहा, उस गड्ढे का निरीक्षण करने के बाद उसे पहले स्तर के अंदर हमें ढूंढना चाहिए था और जब हम नहीं मिलते वह हमें ढूंढते हुए दूसरे स्तर में आता, जबकि दूसरे स्तर में खतरनाक आध्यात्मिक जानवर की वजह से है हमारा धीरे धीरे पीछे करता और तब तक हम तीसरे स्तर में पहुंच जाते। फिर वो हमारा सपने में भी पीछा करने के बारे में नहीं सोचता क्योंकि उसे भी पता है तीसरे स्तर के अंदर जाते ही वह मारा जाएगा। रुद्र ने पहले स्तर की ओर देखा और फिर उन दोनों से कहा, वो मेरी योजना के बिल्कुल विपरीत चल रहा है। फिलहाल हमारे पास 1 घंटे का समय है, फिर वह हमें पकड़ लेगा और उसके बाद हमारा मरना तय है। रुद्र भाई, क्या तुम्हें उस श्रेष्ठ के बारे में पता है? अभिराज ने पूछा, जिस पर रुद्र बोला, नहीं मुझे उसके बारे में नहीं पता, बस मुझे इतना पता है मून सिटी के अंदर सुनहरी रेत की रक्षा करने के लिए उसको छोड़ा है। अभिराज ने आह भरी और फिर कहा, जब तुम्हें उस श्रेष्ठ के बारे में नहीं पता तुमसे गलती होना स्वाभाविक है। रुद्र की भौहें चढ़ गई और उसने अभिराज से कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? जिस पर अभिराज ने गंभीर स्वर के साथ कहा, मेहरा परिवार के अंदर रणवीर की बहुत ज्यादा प्रशंसा की जाती है, यहाँ तक कि मेहरा परिवार के मुखिया भी उनकी इज्जत करते हैं, वरना मेहरा परिवार के मुखिया ने सुनहरी रेत की रक्षा पर श्रेष्ठ रणवीर को नहीं छोड़ा होता। रुद्र ने अभिराज की बातों पर गौर किया और फिर कहा, इसका मतलब वह श्रेष्ठ बहुत ज्यादा ताकतवर है? नहीं, बाकी श्रेष्ठ के मुकाबले में वह श्रेष्ठ इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है, बल्कि वह क्रूर और धोखेबाज है। उसके पास हर मुसीबत से निपटने के लिए कोई न कोई योजना होती है, यहाँ तक कि सातों राजसी परिवार के श्रेष्ठ भी उनकी योजना से नहीं बच पाए। कौशिक परिवार के श्रेष्ठ यशवंत को भी अपनी सुनहरी आंख श्रेष्ठ रणवीर की वजह से खोनी पड़ी थी, इसमें कोई शक नहीं। सभी श्रेष्ठ उनसे नफरत करते हैं, पर इससे ज्यादा उनसे डरते भी है। अभिराज की बात सुनने के बाद प्रिया को समझ में आया रुद्र की योजना विफल होने के पीछे क्या कारण था। रुद्र उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था, जो आज तक सबको बेवकूफ बनाता आ रहा है। रुद्र भाई, हमें इसको यहीं पर छोड़कर भाग जाना चाहिए। अभिराज ने प्रिया की ओर इशारा करते हुए बिना किसी भाव के कहा, हमारी गति इससे बहुत ज्यादा तेज है, मुझे पूरा विश्वास है अपनी गति के साथ हम उस श्रेष्ठ को चकमा देने में कामयाब हो जाएंगे। अभिराज की बात सुनकर प्रिया ने रुद्र की बाह पकड़ ली और रुद्र से कहा, तुम मुझे यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकते, तुमने मुझे वादा किया था, तुम्हें कुछ भी करके मुझे मून सिटी से बाहर लेकर जाना होगा। ये भावुक होने का समय नहीं है, वह श्रेष्ठ इसे पकड़ने में व्यस्त हो जाएगा और जब तक हम उसकी पकड़ से बहुत ज्यादा दूर हो जाएंगे। अभिराज ने किसी शैतान की तरह कहा। रुद्र ने प्रिया को देखा और फिर अभिराज को जवाब देते हुए कहा, अगर मेरे पास आभा छुपाने वाली गोली नहीं होती तुम मुझे भी यही छोड़कर भाग जाते। रुद्र की बात सुनकर अभिराज शांत हो गया। रुद्र के सवाल का अभिराज के पास कोई जवाब नहीं था। रुद्र हंसा और अभिराज से कहा, मैं किसी को भी छोड़कर नहीं जाऊंगा, उस श्रेष्ठ से मैं यहीं पर फॉर्मेशन बनाकर लड़ूंगा। रुद्र की बात सुनकर अभिराज सोच में पड़ गया और फिर सावधानीपूर्वक सोचने के बाद उसने अपना सर हिलाया। अभिराज रुद्र की काबिलियत को बहुत अच्छे से जान गया था, उसने खुद रुद्र को फॉर्मेशन बनाते हुए देखा था, इसमें कोई शक नहीं था कि रुद्र फॉर्मेशन मास्टर है। वहीं रुद्र की बात सुनकर प्रिया के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी और वह अपने लाल गाल के साथ रुद्र को एकाएक देख रही थी, पर वे दोनों रुद्र की शैतानी मुस्कुराहट को नहीं देख पाए। 70 चौथे सितारे का हथियार। माली पर्वत पर दूसरे स्तर के अंदर रणवीर बहुत तेजी से उड़ता हुआ आगे जा रहा था। जो भी आध्यात्मिक जानवर रणवीर को देखता वह रणवीर के ऊपर हमला कर देता, पर इससे रणवीर की रफ्तार पर कोई असर नहीं पड़ा। रणवीर का एक हमला उन आध्यात्मिक जानवर की जान निकालने के लिए काफी था और आज रणवीर की किस्मत भी अच्छी थी क्योंकि उसे अभी तक चौथे सितारे का एक भी आध्यात्मिक जानवर नहीं दिखा, वरना रणवीर को उसका सामना करने में दिक्कत का सामना करना पड़ता और फिर वह इतनी तेजी से रुद्र का पीछा नहीं कर पाता। रणवीर की नज़र चारों तरफ थी, ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जो रणवीर की नज़र से बची हो। कुछ दूर उड़ने के बाद रणवीर एक खुली जगह पर आकर रुक गया। रणवीर चौथे सितारे का मार्शल आर्टिस्ट था, उसके लिए अपने से कमजोर मार्शल आर्टिस्ट को ढूंढना इतना मुश्किल नहीं था। उसने आसपास का निरीक्षण किया और फिर शैतानी हंसी चारों तरफ गूंज गई। हा हा हा, तुम तीनों को यहाँ से भाग जाना चाहिए था, तुमने यहाँ पर रुककर गलती की है। रणवीर की चीख में हत्या का इरादा साफ था, यहाँ तक कि आसपास के जानवर भी उसकी आवाज सुनकर डर के मारे दूर चले गए। हाँ हाँ हाँ, मुझे आज समझ में आया सभी लोग आपको कपटी दानव क्यों कहते हैं। कुछ ही पल के अंदर आपको हमारे बारे में पता लग गया। रुद्र की आवाज चारों तरफ गूंज गई।
रणवीर की आंख सुखड़ गई और उसने रुद्र की आवाज पर ध्यान दिया, हालांकि इससे ये नहीं पता लगा कि रुद्र किस जगह पर छुपा है। तो अभी अभी दूसरे सितारे के छठे स्तर पर पहुंचा है। रणवीर की बात सुनकर रुद्र को अपने शरीर में ठंडक महसूस हुई। अभिराज ने उसे बताया था कि मेहरा परिवार का पांचवा श्रेष्ठ बहुत ज्यादा समझदार है, पर उसने ये नहीं बताया था वह समझदार के साथ ताकतवर भी है। उसने सिर्फ रुद्र की आवाज सुनकर यह पता लगा लिया कि रुद्र कितना ज्यादा ताकतवर है। रुद्र को कुछ पल के लिए घबराहट महसूस हुई, पर उसने अगले ही पल अपने आप को शांत कर लिया। रुद्र बोला, आप हमारा बहुत देर से पीछा कर रहे हैं, अब तक आप थक गए होंगे, और अगर हम यहाँ पर लड़ेंगे इस लड़ाई से चौथे सितारे का आध्यात्मिक जानवर हमारी ओर आकर्षित हो जाएगा, और आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे आपका सामना चौथे सितारे के आध्यात्मिक जानवर से हो। रणवीर ने चारों तरफ देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। इधर रुद्र रणवीर को देखकर मुस्कुराया और आगे बोला, क्यों ना आप हमारे साथ सौदा कर लो, हम आपको आधे से भी ज्यादा सुनहरी रेत देने के लिए तैयार है, इसके बदले आप हमें यहाँ से जाने देना। रणवीर ने अपनी आंख खोली और फिर पागलों की तरह हंसते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, क्या सौदा? तेरी औकात मेरे सामने खड़े होने की भी है, और रही बात सुनहरी रेत की, वह पहले से ही मेरी थी और मैं अपनी रेत के लिए सौदा क्यों करूं? इतना कहने के बाद रणवीर ने अपना एक हाथ आगे किया और फिर उसके हाथ से आग का बवंडर बाहर निकला, जिसकी वजह से सामने के चार पेड़ एक साथ ढेर हो गए। ऐसे मार्शल आर्टिस्ट के लिए जो कि अपने चौथी सितारे पर है, उसके लिए ऐसे धमाका करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, वह बड़े आराम से ऐसे धमाके कर सकता है। आसपास की धूल हटने के बाद पत्थर के ऊपर एक युवक दिखाई दिया जिसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। रणवीर ने रुद्र को देखा और फिर हल्की मुस्कुराहट के साथ उसके ऊपर हमला करने के लिए दौड़ा। रणवीर को अपनी तरफ आता हुआ देखकर भी रुद्र के चेहरे पर किसी तरह के बदलाव नहीं थे, बल्कि उसके चेहरे पर पहले की तरह हल्की मुस्कुराहट है। रुद्र बोला, तुझे क्या लगता है मैं यहाँ पर बिना किसी तैयारी के बैठा हूँ? इतना कहने के बाद रुद्र ने जमीन के ऊपर अपना हाथ रखा, जिस वजह से उसके चारों तरफ गोलाकार रूप में रखे स्पिरिचुअल स्टोन चमकने लगे और फिर देखते ही देखते आसमान के अंदर एक आकृति तैयार होने लगी और उसने विशालकाय फिनिक्स का रूप ले लिया। वह फिनिक्स नीले रंग की एनर्जी से बना हुआ था, जिसके अंदर से नीले रंग की आग बाहर निकल रही थी और उस फिनिक्स की लंबाई 20 मीटर थी। उस फिनिक्स ने अपने पंख फैलाए और 2 आग के गोले रणवीर की ओर छोड़ दिए। रणवीर चौंक गया और उसने उस फिनिक्स की आभा को महसूस करके अपने आप को बचाने के लिए अपने दोनों हाथ आगे किए। बूम! धमाके से रणवीर 2 कदम पीछे हो गया और उसके दोनों हाथों पर जख्म साफ साफ दिखाई देने लगा। रणवीर ने रुद्र की फॉर्मेशन को ध्यान से देखा और फिर उसे समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि इस वक्त रुद्र जिस फॉर्मेशन को नियंत्रित कर रहा है वह 5वें स्तर की फॉर्मेशन है। हैरान रणवीर के चेहरे पर गंभीर भाव थे, वह पहले की तरह लापरवाह नहीं था। उसने कभी नहीं सोचा कि उसके सामने खड़ा बच्चा 5वें स्तर का फॉर्मेशन मास्टर होगा। रणवीर ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मैंने कभी नहीं सोचा तेरे जैसा बच्चा भी 5वें स्तर का फॉर्मेशन मास्टर हो सकता है। ये फॉर्मेशन मुझे नुकसान पहुंचा सकती है, पर तेरी ताकत इस फॉर्मेशन को नियंत्रित करने के लिए बहुत ज्यादा कम है। इतना कहने के बाद रणवीर ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और फिर अपनी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करने लगा, जिस वजह से रणवीर के अंदर से एनर्जी निकलकर उसके आगे जमा होने लगी और फिर उस एनर्जी ने 15 मीटर बड़ा विशालकाय दानव का रूप ले लिया। रुद्र उस दानव को देखकर चौंक गया और बोला, क्या मेहरा परिवार के पास ऐसी मार्शल आर्ट भी है? हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ, अपनी मौत को करीब देखकर भागने का मन कर रहा है? रणवीर ने अपने दानव को रुद्र की तरफ भेजते हुए कहा। उस दानव को अपनी तरफ आता हुआ देखकर रुद्र ने फॉर्मेशन को नियंत्रित किया और उस फिनिक्स के द्वारा दानव के ऊपर आग उगलवाई। शू! दानव फिनिक्स की आग से टकराया, पर इससे ज्यादा फायदा नहीं हुआ। वह दानव उसी रफ्तार के साथ रुद्र की तरफ बढ़ रहा था। जहां उस दानव के ऊपर रुद्र के हमले को विफल देखकर रणवीर के चेहरे पर कुटिल मुस्कुराहट थी। तभी रुद्र चिल्लाया, प्रिया! अभी! रुद्र के इतना कहते ही रुद्र के दाहिने ओर लगभग 5 मीटर की दूरी पर प्रिया दिखाई दी, जो अभी अभी झाड़ियां के पीछे से बाहर आई थी। उसने अपना हाथ धरती पर रखा और जैसे जैसे रुद्र ने बताया था उसने बिल्कुल वैसा किया और फिर कुछ ही सेकंड के अंदर हवा का बवंडर तैयार हो गया, जो उस फिनिक्स की आग के साथ मिल गया, जिस वजह से वह आग 10 गुना ज्यादा फैल गई। अब वह दानव धीरे धीरे पीछे हो रहा था। रणवीर भी हैरान था, उसे नहीं लगा था कि उस फॉर्मेशन को रुद्र के अलावा कोई और भी नियंत्रित कर सकता है। उसने अपने हाथ को आगे किया और उस दानव को अपनी एनर्जी देनी शुरू की, पर इससे पहले रणवीर और कुछ कर पाता रुद्र दोबारा से चिल्लाया, अभिराज तैयार हो जाओ। हाँ हाँ हाँ, मैं पहले से ही तैयार हूँ, आज मैं इस मास्टर को इसकी औकात दिखाने वाला हूँ। अभिराज चिल्लाया और उसने धरती पर हाथ रखते हुए 15 मीटर बड़ा ड्रैगन बाहर निकाला, जिसके चारों तरफ बिजली कड़क रही थी। अभिराज ने अपने ड्रैगन को उस दानव पर हमला करने के लिए भेज दिया और वह ड्रैगन सीधा जाकर उस दानव से टकरा गया।
बूम! उस जगह पर बहुत बड़ा धमाका हुआ और फिर देखते ही देखते वह दानव धुआं बनकर हवा में उड़ गया। इससे रणवीर को बहुत बड़ा झटका लगा और वह एक कदम पीछे हट गया। रणवीर उस दानव को नियंत्रित कर रहा था और जब वह दानव खत्म हुआ इससे रणवीर के शरीर पर भी प्रभाव पड़ा, जिस वजह से रणवीर ने खून की उल्टी की। रणवीर के पास आराम करने का समय नहीं था, बल्कि आग का बवंडर तेजी से रणवीर की ओर आ रहा था। अगर जल्दी ही रणवीर ने कुछ नहीं किया वह इस आग की लपेट में आ जाएगा, जिससे उसकी मौत भी हो सकती है। जैसे ही आग का बवंडर रणवीर के पास आया उसके हाथ में एक सेवर दिखाई दिया जो किसी जानवर की हड्डी से बना हुआ था। रणवीर ने उस सेवर को घुमाया और उसके अंदर से एक एनर्जी बाहर निकली। फिर देखते ही देखते वह आग का बवंडर रणवीर के दोनों साइड से गुजर गया। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि रणवीर ने उस आग के बवंडर को काट दिया हो। रुद्र के साथ प्रिया और अभिराज दोनों चौंक गए। रुद्र ने रणवीर के हाथ में हड्डी से बने सेवर को देखा और फिर उसकी आभा महसूस करने के बाद अपने आप से कहा, चौथे सितारे का हथियार। रुद्र का चेहरा गंभीर हो गया और वह बिना किसी भाव के रणवीर को देखने लगा। रणवीर के हाथ में सेवर था, वही रुद्र के पीछे उसका फिनिक्स उड़ रहा था। रणवीर ने हांफते हुए कहा, मैं लगभग आधी से ज्यादा दुनिया घूम चुका हूं, पर मेरा सामने कभी ऐसे बच्चों से नहीं हुआ जिन्होंने मेरी ऐसी हालत कर दी हो। मैं मानता हूं तुम तीनों ताकतवर हो, पर लड़ाई का अंत हम दोनों में से किसी एक की मृत्यु के साथ तय होगा। मैं चाहता हूं हम इस लड़ाई को यही रोक दे, पर इसके बदले तुम्हें आधी सुनहरी रेत मुझे देनी होगी। मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। रणवीर की बात सुनकर रुद्र ने अभिराज और प्रिया की तरफ देखा, जहां उन्होंने सहमति में सर हिलाया, क्योंकि वे दोनों मेहरा परिवार के साथ दुश्मनी नहीं करना चाहते थे। उन दोनों से सहमति मिलने के बाद रुद्र आगे बढ़ा, जहां रणवीर ने भी अपने सेवक को वापस अपनी स्पेस रिंग के अंदर रख लिया। जब रुद्र रणवीर से 10 मीटर की दूरी पर रह गया, रणवीर के चेहरे पर कुटिल मुस्कुराहट आ गई। उसने रुद्र को मारने के इरादे से देखा और अपने सेवक को वापस बाहर निकाल लिया।